स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल बीटी और बेस्ट में। हम पढ़ने जा रहे हैं CPWA कोड। CPWA कोड यह PC 16, 12 और 21 तीनों में बराबर काम आता है, बहुत बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। इसके हम लोग चैप्टर 10 में है। वर्क्स अकाउंट इसका नाम है और वर्क्स अकाउंट के हमने 6 वीडियो बना लिए हैं। ये 7th वीडियो है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है 10.7। ठीक है, तो हम लोगों को ये इंट्रो पोर्शन कंप्लीट करना था। आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो है 10.3.4। 10.3.4 ये पारा है। ठीक है, 10.3.19 आई थिंक, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, 10.3.19। ठीक है, 10.3.19। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सप्लाई ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और सप्लाई ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने देखा है कि 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट टू वर्क। ठीक है, अभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर वाला पोर्शन देखा था, हालांकि इसको पूरा नहीं देखा है। कॉन्ट्रैक्टर वाले पोर्शन में जो रह गया है बाकी, वो रह गया है आपका कि अगर आपका सप्लाई हो जाता है तो इसका अकाउंट फॉर कैसे करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब है कि कहाँ पे आपको डेबिट करना है, कहाँ क्रेडिट करना है। दैट इज बेसिक वेरी फंडामेंटल थिंग ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कि शुरू करें, थोड़ा एंगेजमेंट रखने के लिए आप लोग 10.3.4 कोई एक आदमी पढ़िए। 10.3.4 पढ़िए। कोई भी नहीं। All materials required for issue to a contractor under any of the provisions of paragraph 10.3.2 and 10.33 should be made over to him on a regulated scale and restricted to actual requirement, whether from stock or by purchase, manufacturer or transfer, and an unstamped but dated acknowledgement detailing full particulars of the materials, including the rates and values chargeable to him, should at once be taken from the contractor. The issue of materials should अब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब देखिए, अभी इसमें क्या कह रहा है कि आपको चूंकि कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करना है, ऐसी स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल, जितना डिमांड रेज किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर से नहीं, एक्चुअल में इंजीनियर इंचार्ज यानी जूनियर इंजीनियर। देखिए, इसमें बहुत सारे टर्म है, जैसे कि इंजीनियर इंचार्ज या एग्जीक्यूटिव इंचार्ज, समझे? दोनों ही वर्ड एग्जीक्यूटिव इंचार्ज, ठीक है, दोनों ही वर्ड जेई के लिए है, इसलिए आगे इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, मोस्टली चार्ज में वही रहता है, कहीं कहीं असिस्टेंट इंजीनियर चार्ज में रहते हैं, वो एक अलग मामला है। ठीक, तो अकाउंट फॉर का जो प्रोसीजर होता है उसको कैसे करते हैं? तो पहला जो मटेरियल आप इश्यू करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पोर्शन मटेरियल का ही है। ठीक है, तो मटेरियल इश्यू करते हैं रिस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल, तो एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें क्या लिखता है? इमीडिएट रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक्चुअल तो है लेकिन इसका रिक्वायरमेंट इमीडिएट नहीं है, समझे कि नहीं? तीसरा इसमें होगा इमीडिएट रिक्वायरमेंट रेगुलेटेड स्केल, ये पहला ही में ही था। रेगुलेटेड स्केल का मतलब क्या हुआ? रेगुलेटेड स्केल का मतलब ये है कि उसने 10 मांगा तो हम उसको 3 देते हैं, तुम पहले 3 खर्च करो बाद में और दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए अलग से रिक्विजिशन देनी होगी, अलग से रिक्विजिशन नहीं देना होगा। सिंपल, आपने 10 मांगा, हमको पता है कि हम आपको 10 देंगे, इसी रिक्विजिशन में 10 देंगे, पर हम 10 का साथ एक साथ सप्लाई नहीं कर देंगे, रेगुलेटेड स्केल में करेंगे ताकि इमीडिएटली वो रिक्वायर हो जाए। ठीक है, और एक्चुअल रिक्वायरमेंट हम खुद जाके मेजर करेंगे, आपको यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को लिख के देने की जरूरत नहीं है। अगर वो देता भी है तो हम उसको मानते नहीं है, हम अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मानते हैं, जूनियर इंजीनियर की मानते हैं।
है। यहाँ पे आपको आगे जो लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा भी गया है। वो क्या है कि वेदर फ्रॉम स्टॉक और बाय परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो, स्टॉक से आवे या परचेज से आवे, समझे कि नहीं, ये कोई भी कंडीशन से आवे। यहाँ पे जो एमसीक्यू आपको पूछा गया था वो ये कि मैन्युफैक्चर और ट्रांसफर कहीं से भी आवे और एंड एन अनस्टैम्प्ड बट डेटेड एक्नॉलेजमेंट डिटेलिंग फूड पार्टिकुलर्स ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे जब पूछा गया था वो था कि अनस्टैम्प्ड होना चाहिए। ये वाला में अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट डेटेड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना, ये किस बात का एक्नॉलेजमेंट है? एक्नॉलेजमेंट कौन दे रहा है? कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, ठीक। इस बात का एक्नॉलेजमेंट कि हमने मटेरियल रिसीव किया है। जैसे ही उसने मटेरियल रिसीव किया है, ठीक, तो अब हमने उसके लिए एक, मतलब अपने लिए नहीं, उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट की, ठीक है। तो जैसे उसने मटेरियल रिसीव किया है, हम तुरंत एक डेबिट दिखलाएंगे। तो यही यहाँ पे दिखाया है, जो अगला लाइन आप पढ़ेंगे 10.3.6 में, ठीक है। हालांकि उसके पहले 2-3 लाइनें लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर इस एक्नॉलेजमेंट के लिए 10.3.6 का पहला लाइन पढ़िए। 10.3.6 पढ़िए जरा, पहला लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन, कोई भी प्लीज, अथवा प्रॉम्प्ट रहिए, बाकी लोग पढ़िए। Yeah. 10.3.6 का पहला लाइन इस एक्नॉलेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, 10.3 पढ़िए। on the 10.3.6 हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिखा हुआ है। on the authority of the contractor's acknowledgement, the cost recoverable from him under paragraph 10.3.2 or 10.33 as the case may be should be debited at once to his personal account by charge to the suspended contractor's other transactions in the account of the work concerned. यस, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जैसे उसने मटेरियल रिसीव किया और एक्नॉलेजमेंट दिया, इसी एक्नॉलेजमेंट की अथॉरिटी पर, देखिएगा, इसी एक्नॉलेजमेंट की अथॉरिटी पर, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? ये केडी बन गया, की डॉक्यूमेंट। केडी एक बहुत पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है हमारे ऑफिस में। ये केडी बन गया एक्नॉलेजमेंट, उसी एक्नॉलेजमेंट की अथॉरिटी पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर लेजर होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर लेजर, ठीक है, उसमें इस कॉन्ट्रैक्टर का पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। और इसी पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेबिट कर देंगे। और कहाँ डेबिट करेंगे? कौन से हेड में? एक सस्पेंस हेड है, कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है, सस्पेंस हेड है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन। अब आप कहेंगे कि ये सस्पेंस हेड क्या है, मेजर हेड, माइनर हेड क्या है? ये सब हेड है। देखिएगा ध्यान से, इसमें लिखा होगा कि कोई भी फाइनल हेड होगा ना, जहां पे काम चल रहा होगा, वहां पे ये वाला सब हेड क्रिएट किया जाएगा। इसको और डिटेल से एक बार देखने के लिए प्लीज आप लोग, सब लोग सस्पेंस वाले चैप्टर में एक बार आइए। सस्पेंस वाला चैप्टर है 13, प्लीज एक बार आइए आप लोग, सस्पेंस वाले चैप्टर में आइए 13 में। इसमें नहीं दिया हुआ, रुकिएगा, इसका डिटेल दिया हुआ था, लेकिन किसमें दिया हुआ है? अच्छा एक मिनट छोड़ दीजिए, भी इसका वाला डिटेल मैंने देखा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे वो दिया हुआ है। तो सस्पेंस हेड जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन में आपको लेना है। और कब क्या लेना है वो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपने मटेरियल दिया तो आपका या तो स्टॉक से गया या तो परचेज से गया, जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव किया, ठीक है, रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव करने के बाद में अनस्टैम्प्ड बट डेटेड एक्नॉलेजमेंट दिया। इसी एक्नॉलेजमेंट की अथॉरिटी पर आपने सस्पेंस जो, अच्छा इसमें भी पेमेंट आपने किया नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट रिकवरेबल फ्रॉम हिम, ठीक है, द कॉस्ट रिकवरेबल। क्योंकि आपने मटेरियल दिया है तो आप उसको क्या पेमेंट करेंगे? उससे तो उतने का कॉस्ट रिकवर करेंगे ना। तो ये भी लिखा हुआ है कि ये जो कॉस्ट रिकवरेबल है वही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन में डेबिट होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कॉस्ट रिकवरेबल,
समझे? ये वाला कॉस्ट अभी तक रिकवर किया नहीं किया है। क्या बोलिए? जैसे सर एमपीएसए से ऑपरेट होता है ना, एमपीएसए से क्या है, बेसिकली एक क्रेडिट अकाउंट। हाँ, मटेरियल परचेज पेमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ना, बिल्कुल वैसा ही है जी, माइनस क्रेडिट से होता है। हाँ। जैसे अगर उसी महीने में पेमेंट नहीं हुआ तो उसमें क्या किया जाता है, कर दिया है, जब पेमेंट हो जाता है तो माइनस क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे डीजीएसएनडी वाले केस में होता है 98%, डीजीएस उसका 98% पेमेंट हो जाता है डीजीएसएनडी वाले में। यहाँ वाला मामला समझ में आया नहीं है? बताइए आप लोगों को। अच्छा अभिराज जी, आपने हाथ उठाया है, कुछ पूछना है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। तो अब हम देखते हैं वापस से 10.3.4। देखिए 10.3.4 में क्या लिखता है। लिखता है कि इश्यू ऑफ मटेरियल, लास्ट 3 लाइन, द इश्यू ऑफ मटेरियल शुड सिमिल्टेनियसली बी एंटर्ड इन अकाउंट्स ऑफ मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम सीपीडब्ल्यू 35A। ठीक है, यहां पे आप नोटिस करेंगे कि जब इश्यू कॉन्ट्रैक्टर को किया जाता है तो 35A ऑपरेट किया जाता है, और इश्यू डायरेक्ट टू वर्क किया जाता है तो 35 ऑपरेट किया जाता है। ये वाला इतना ट्रिकी है कि आपको अगर इसको अलग करके ना पढ़ा हो आपने तो आप ये कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो फिर से बता देता हूं, क्योंकि आप लोग मटेरियल सप्लाइड पढ़ रहे हैं। ठीक है, मटेरियल, तो यहाँ पे टू कॉन्ट्रैक्टर और टू वर्क, डायरेक्ट टू वर्क होता है, डायरेक्ट टू वर्क। ठीक है, यहां पर आपको CPWA 35A ऑपरेट करना है, जबकि यहाँ पे CPWA 35 ऑपरेट करना है। और CPWA 35A क्या है? CPWA 35A एक तरह का न्यूमेरिकल अकाउंट है। देखिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल, NU होता है, न्यूमेरिकल अकाउंट। न्यूमेरिकल अकाउंट का मतलब समझ रहे हैं? इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल अकाउंट क्या है? अकाउंट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर, अकाउंट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर, ये 35A है। ठीक है, इस 35A के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने के लिए आप लोगों को एक पारा में कहता हूं, आप लोग उसको पढ़िए, 10.3.8 पढ़िए, 10.3.8 पढ़िए। इस 35A के बारे में जानने के लिए 10.3.8 पढ़िए। पढ़िए। As the issue of materials to contractors under the foregoing rules is permissible solely for the bona fide requirements of government works, subdivisional officers should maintain a numerical account in Form 35A so as to ensure that the aggregate of the quantities of any or all materials issued to a contractor from time to time for use on a work remains within the estimated requirement for of his contract by paragraph 10.3.4। ठीक ठीक है, अगला लाइन में पढ़ाऊंगा, लेकिन CPWA 35A के बारे में डिटेल में 10.3.8 में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला कि जो मटेरियल आप इश्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उसका न्यूमेरिकल अकाउंट कौन बनाता है? SDO बनाता है, सब डिविजनल ऑफिसर बनाता है। और दूसरा, ये जो मटेरियल इश्यू हुआ है ये प्योरली गवर्नमेंट वर्क में कंज्यूम हो, ये इंश्योर करने का काम भी सब डिविजनल ऑफिसर का ही होता है। ठीक है, तो उसके आगे के लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द प्रिकॉशन इज पार्टिकुलरली, पढ़िए उसको जरा, द प्रिकॉशन इज पार्टिकुलरली, the precaution is particularly necessary when the rates at which any materials are issued under paragraph 10.3.2 are lower than the prevailing market rates or the latter are expected to rise appreciably। वजह क्या है? तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि आपने स्टॉक से इशू किया है कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल, ठीक है, और वो मटेरियल आपने अगर निगरानी में नहीं रखा, यानी कि फॉर्म 35A आपने ऑपरेट नहीं किया, जो कि आपका न्यूमेरिकल अकाउंट है, बहुत पॉसिबल है कि उसमें से 100 आइटम में से 90 आइटम वो कंज्यूम करेगा साइट पे और 10 आइटम वो मार्केट में बेच देगा। वजह क्या है? आपने जो उसको स्टॉक इशू किया है वो 290 रुपए का है और अब मार्केट में वो 350 का बिक रहा है। पर बोरी सीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ऐसी स्थिति में वो बीच का जो 70 रुपया है, 60 रुपया है, वो हमेशा निकालता रहेगा बेच बेच करके।
तो उससे तो उसको बहुत फायदा है ना। तो पहली शर्त तो ये हो गई कि अगर आपका स्टॉक का रेट बहुत ज्यादा कम है, राइट, मार्केट रेट से न कम है, बराबर है, तो ये संभावना बन रही है कि मार्केट में वो बढ़ सकता है और वो उसने बहुत बड़े पैमाने पे डंप कर रखा है। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ सैंड का रेट है, अभी उसको एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दिया है। रोक लगाने की वजह से जो सैंड 17,000 का हमने खरीदा था उसकी कीमत अभी 40,000 हो गई है। अब मान लीजिए कि हमारे गवर्नमेंट स्टॉक में वो सैंड पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत ज्यादा मंगवा लिया अपने साइट पे और वहीं से वो ब्लैकमेल, वो क्या कहते हैं, वो ब्लैकमेल नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है भाई। हाँ, तो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। इसकी वजह से आपका, यानी कि एसडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बहुत कड़ाई से सीपीडब्ल्यू 35A को ऑपरेट करे, ठीक है, ताकि ये प्योरली गवर्नमेंट वर्क में ही कंज्यूम हो, ये देखा सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। चलिए हम लोग वापस से आ जाते हैं 10.3.5 में, जो कि बहुत कॉमन है। सिंपल यही है कि जैसे ही आप कोई भी सामान इशू करते हैं, ठीक, उसको आप सीधे मेजरमेंट बुक में चढ़ाते हैं। लिखा हुआ है, मैंने मटेरियल आर ऑब्टेन्ड बाय परचेजर, फुल डिटेल्स ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड शुड एट वंस बी एंटर्ड इन अ मेजरमेंट बुक। परचेज करते हैं तो आपको मेजरमेंट बुक में उसकी एंट्री करनी होगी। फॉर्म नंबर CPW 23। अच्छा, ये वाला जो आपने पढ़ा ना 10.3.5, ठीक है, ये वाला जब आप डायरेक्ट टू वर्क में पढ़ेंगे, ये तो आपने पढ़ा डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर, है ना, लेकिन जब आप डायरेक्ट टू वर्क में पढ़ेंगे तो यही वाला 10.3.5 के सिमिलर एक पारा दिया हुआ है, क्योंकि उसको मैं एक बार दिखा दूंगा तो आपको अच्छा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि वहां भी यही बात लिखा हुआ है कि 23 में आप उसको एंटर करेंगे। तो जब 23 में एंटर करेंगे तो हाँ करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लिखा हुआ है 10.3.11 का ए और बी में, तो बी में लिखा हुआ है 10.3.11, ये है डायरेक्ट टू वर्क वाला मामला 10.3.11, और उसका बी, उसको बी पढ़िए 10.3.11 का बी, ये वाला था पहले वाला डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर वाला, ये वाला है डायरेक्ट टू वर्क वाला। बी पढ़िए जरा कोई भी 10.3.11 का बी। In the case of materials received direct from suppliers, full details of the articles received should at once at the same time be entered in a measurement book, CPW Form 23, with the full name of the work as entered in the estimate. ठीक है, यहाँ पे ये मामला समझ में आ रहा है, यानी कि आप सप्लायर से लीजिए, परचेज कीजिए, दोनों एक ही बात है ना। आप कॉन्ट्रैक्टर को दे, परचेज करेंगे तो आप सप्लायर से परचेज करेंगे ना, और उसके बाद में जो काम लगा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्टर को आप देंगे। दोनों ही स्थिति में यानी एक ही स्थिति वो बनती है, ठीक, आप उसको मेजरमेंट बुक में एंटर करते हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये मामला आप लोग को समझ में आ गया, हाँ या ना बतलाइए। हाँ जी, है ना। चलिए, तो 10.3.6 तो हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग आते हैं इसके अकाउंटिंग में। इसका जो लास्ट लाइन है, कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट ऑफ वर्क कंसर्न, दिस एडजस्टमेंट 10.3.6 का दिस एडजस्टमेंट से कोई एक आदमी पढ़िए और देखिए पूरा आपको जो ग्राफ चार्ट बनाया हुआ है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि यही वाला चार्ट आपको डायरेक्ट टू वर्क में भी बना हुआ है। तो हम लोग एक साथ दोनों को देख करके दोनों रिलेट कर देंगे, तो हमारा समय भी बच जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक बार देख लीजिए जरा इसको, 10.3.6 लास्ट लाइन पढ़िए। this adjustment should be effected by affording credit to the head concerned as indicated below. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मैं रिकॉल करवाता हूं, नहीं उसके बाद में हम देख लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने मटेरियल दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, तो कॉन्ट्रैक्टर लेजर में जो उसका पर्सनल अकाउंट था, वो कॉस्ट रिकवरेबल जो था वहां आपने डेबिट किया था, कहीं ना कहीं तो क्रेडिट किया होगा, वो कहां क्रेडिट किया उसका ये चार्ट है। अभी मामला समझ में आ रहा है या ना, बतलाइए। जी सर। है ना, वहां डेबिट किया था उसके पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट कहां किया था, तो भैया जहां से मटेरियल आया है आपको क्रेडिट वहां करना है। देखिए आपको मटेरियल कहां से आता है, अब चार्ट पन्ना पलट लीजिए, ठीक है। अगर आपने स्टॉक से निकाल करके दिया है तो स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, और कौन सा रेट में क्रेडिट करेंगे, इशू रेट में, यही चार्ट है देखिए। और ये चार्ट वहां भी है वर्क वाले में, डायरेक्ट टू वर्क वाले में, ठीक है। फिर से एक बार हम ऊपर लिख देते हैं, देखिएगा कि कॉस्ट रिकवरेबल
ठीक है, रिकवरेबल डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया पर्सनल अकाउंट में, क्रेडिट कहाँ करेंगे, वेयर टू क्रेडिट, ठीक है, वेयर टू क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट कहाँ करेंगे, दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। अगर स्टॉक से आया है तो स्टॉक हेड होता है, आपको पता है ना स्टॉक हेड होता है, किसको पता है स्टॉक हेड के बारे में, जरा मुझे बताएगा, हाँ या ना। एक आदमी को छोड़ के जो बताएगा मुझे, बोलिए स्टॉक हेड के बारे में पता है, नहीं, कोई तो बोलो भाई, गलत या सही कुछ तो बोलो। चलिए मैं बताता हूँ स्टॉक हेड के बारे में। देखिए स्टॉक हेड मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वर्क पीडब्ल्यू के एमएच में, मेजर हेड में, जैसे कि पॉपुलर मेजर हेड 2059, उसका सब मेजर हेड हो गया 00, उसका माइनर हेड हो गया 799, और 799 तीन हिस्से में बटा हुआ है। पहला वाला है स्टॉक, दूसरा वाला एमपीडब्ल्यूए, एक वीडियो में मैंने, हाँ एक वीडियो में मैंने गलत लिख दिया था, उसमें एमपीएसएसए लिख दिया था, वो गलत है, ठीक है, यहाँ उसको मैं यहाँ करेक्ट कर ले रहा हूँ। तीसरा है वर्कशॉप, है ना। तो ये वाला जो स्टॉक है ना, ठीक है, यही वो क्रेडिट होगा और कॉन्ट्रैक्टर के पर्सनल अकाउंट को वो डेबिट होगा। और कौन सा रेट होगा, इशू रेट। सर बोलिए। तो ये 799 सस्पेंस है ना, सस्पेंस। हाँ बिल्कुल सस्पेंस है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक अपने आप में सस्पेंस है जी, ठीक है। चलिए तो ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा, ट्रांसफर फ्रॉम अनदर वर्क वेयर इशूड डायरेक्ट टू वर्क। अब मान लीजिए एक काम से दूसरे काम में ट्रांसफर, अच्छा ये जो 205, सुनिए, ये जो 2059 आपने देखा है ना, ये कंपल्सरी 2059 होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर सड़क का मामला होगा तो 3054 भी हो सकता है, माने 799 जो है वहां पे भी काम आता है। पीडब्ल्यूडी जितने हेड ऑपरेट करता है वो सभी हेडों के अंदर में 799 काम आता है। क्लियर हुआ। चलिए हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। सर वो एमडब्ल्यू है ना। हाँ एमडब्ल्यू है, एमपीडब्ल्यू मतलब मिसलेनियस पब्लिक वर्क्स एडवांस हम लोग बोलते थे, अभी एमडब्ल्यू हो गया मिसलेनियस वर्क्स एडवांस, अब पब्लिक वर्ड हटा दिया गया है, ठीक है। हाँ सर वही। हाँ हाँ, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अगला, अगर दूसरे स्टॉक के अलावा, स्टॉक से गया तो स्टॉक को क्रेडिट किया, वहां के पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, अब दूसरे वर्क अनदर वर्क को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, अनदर वर्क को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अनदर वर्क को क्रेडिट करेंगे तो वर्क कंसर्न को क्रेडिट करेंगे, और कौन सा, एट द वैल्यूएशन मेड अंडर पारा 10.3.13। एक्चुअली में वैल्यूएशन होता है, समझे, 10.3.13 का सी में लिखा हुआ है, एक बार उसको देख लीजिए 10.3.13 का सी क्या कहता है, क्योंकि वो तो आने वाला है ना। 10.3.13 का सी पढ़िए, कोई भी एक आदमी पढ़िए, सर आपको वैल्यूएशन का मामला समझ में आ जाएगा, पढ़िए 10.3.13 का सी, पढ़िए वैल्यूएशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। Materials returned to stores or transferred to other works should be priced within current market rates. Any resultant loss being borne by the work to which they were originally issued, and the disposal of materials being shown in the materials at site account also. ठीक है, मैंने कुल मिला के मामला समझ में आया ना जी, कि विद इन करेंट मार्केट रेट में होगा, नफा होगा नुकसान होगा उसका अलग बात करेंगे। फिलहाल आपको क्रेडिट करना है किसको, कंसर्न्ड वर्क हेड को, ठीक है, और वैल्यूएशन का क्या तरीका होगा, करंट मार्केट रेट से, और डेबिट किसको करेंगे, पर्सनल अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर हुआ है ना, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए ना जी। हाँ बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। सर डेबिट होगा कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजैक्शन, और वो क्रेडिट होगा वर्क कंसर्न में ना। हाँ बिल्कुल 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 और उसका वैल्यूएशन बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजैक्शन, है ना।
तो यही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रोसीजर। हम लोग जो बाकी सब कुछ पढ़ रहे हैं ना वो बेफजूल है, मतलब ऐसा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, पर हम लोग का जो नेचर है वो इसी चीज को जानने में कि किसको डेबिट कर रहे हैं किसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा वाला पॉइंट क्या है, व्हेन इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन ऑफ द वर्क कंसर्न और इश्यू रेट में करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन, उसमें वही लिखा हुआ है, ट्रांसफर वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सब हेड स्टोर एडवांस अंडर द बजटेड माइनर हेड 799 सस्पेंस बिलो द फंक्शन मेजर सब मेजर हेड, ठीक है। स्टोर एडवांस को भी आप लोग स्टॉक में ही ले सकते हैं। यहाँ पे जो लिख रहा है पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 जो चार्ट में है, ठीक है, चार्ट का पॉइंट नंबर 3 कहता है ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर, ठीक है। तो वहां पे 799 के नीचे में जो स्टॉक है ना, स्टॉक के नीचे में होता है स्टोर एडवांस, समझे, और इसको कर दिया क्रेडिट और उसको कर दिया डेबिट, ठीक है। यहाँ पे एक किसी बुक में 795 सस्पेंस लिखा हुआ है, 795 जैसा कोई सस्पेंस नहीं होता, वो गलत एंट्री है, इसीलिए जिनको जिनको बुक में लिखा हुआ है वो करेक्ट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर सप्लायर से लिया गया होगा तब हम लोग 8658 सस्पेंस अकाउंट में 129 मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। मैं मिटा दे इसको, तब उसमें क्या होता है, सप्लायर से अगर लिया है ना तो 8658, अच्छा 8658000129, किसी ने 8658 का हेड देखा है, हाँ या ना, बोलिए, किसी ने 8658 का हेड देखा है, बताइए बताइए। नो सर। हेलो, इसके नीचे नहीं होता है सर कुछ भी, हाँ होता है क्या सर सर? नहीं देख, नहीं नहीं देखा है, रुकिए मैं दिखाता हूँ, कोई भी लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड शेयर करेगा मुझसे, शेयर योर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, कोई भी एक आदमी लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड शेयर किए तो किसी भी ग्रुप में, हेलो, अच्छा एक कोई है जो लिंक मांग रहे हैं PC16 का, उनको ग्रुप में PC16 बैच 1 में कोई भेजिए तो जरा, क्योंकि मेरा पुराना सारा फाइल डिलीट हो गया है, डॉक लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड कैम ही बचा हुआ है, नहीं मेरे वाले में नहीं, प्लीज जरा जल्दी भेजिए ना कोई भी एक आदमी PC16 वाले में, और नहीं तो यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा। भेजा किसी ने मुझे, चलिए मिल गया, थैंक यू। चलिए इसको मैं घुमा देता हूँ ऑटो रोटेट में डाल के, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8658 सर्च करना होगा, सर्च का कोई बटन है यहाँ पे क्या? 2851 60 8446, ठीक है, आवाज आएगा 8553 8656। सब लोग देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को, हाँ है ना? ये सर दिख रहा है ना, 8658 में देखिए, जब मैं 101 लिखूंगा ना माइनर हेड, तो वो पे एंड अकाउंट ऑफ सस्पेंस है,
ये जो ब्रैकेट में 2 दिया हुआ है ना, नीचे पैराग्राफ का ब्रैकेट है, देखिए ये 2 पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ नंबर 2, तो उसके बारे में वहां पे लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 2। इसमें 129 माइनर हेड देखिए तो क्या लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? Yes sir, material purchase settlement suspense account. सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है ना, इसका पैराग्राफ नंबर कितना है? 13 दिया है ना, पैराग्राफ नंबर 13। हेलो, नहीं ध्यान से देखा? अभी आपको दिखाता हूँ देखिएगा। पैराग्राफ नंबर 13 जरा हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब जरा पैराग्राफ नंबर 13 ए पढ़िए तो, सेंटर वाला मामला पढ़िए, खाली फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िएगा, पढ़िए। दिस माइनर हेड विल बी ऑपरेटेड, This minor head will हाँ पढ़िए पढ़िए। This minor head will be operate for direct purchase of float in case where payment has not been made in the same month in which stores have been received. यस, Or the minor head इसका will be मतलब cleared when हाँ ठीक है। देखिए मुझे बेसिकली आप लोग को एड्रेस दिखाना था कि ये कहाँ पे है, तो आप लोगों ने इसको देख लिया है ना, और देख लेने के बाद में आप लोग को समझ में आ गया कि ये कहाँ पे है, राइट? समझ में आया ना? ठीक है। Yes sir, yes sir, समझ। चलिए ठीक है, तो मैं फिर से आ जाता हूँ वापस अपना। अब मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, Yes sir, दिखाई दे रहा है। जी सर। है ना? चलिए, तो बेसिकली मुझे यही दिखाना था, तो आप लोगों ने देख लिया इसको। ये जब मेरा लैपटॉप यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो मैं लैपटॉप से शेयर कर दिया करूंगा। फिलहाल अभी मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। खैर कोई बात नहीं। तो आपने क्या देखा भाई कि अगर सप्लायर क्या था, अच्छा उसमें भी आपने ये पढ़ा, और जो कि एक मेरे स्टूडेंट ने बताया भी था कि जब सेम मंथ में पेमेंट नहीं होता है ना, तब ये एमपीएसए से ऑपरेट किया जाता है। और एमपीएसए से कहाँ पे था, आपने कहाँ देखा? मेजर हेड था 1658, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? हाँ सर। और माइनर हेड था 129, याद आया? हाँ सर। तो कौन सा, हाँ तो कौन सा मेजर हेड और माइनर हेड ऑपरेट होता है, बस उसको ही ध्यान में रखना है। तो सप्लायर से अगर लिया है तो मेजर हेड 8658 है और माइनर हेड 129 मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस, और किस रेट पे है? एट द रेट पेबल टू द सप्लायर अंडर देयर कॉन्ट्रैक्ट, है ना? हाँ अच्छा, अगर अब्रॉड से ऑब्टेन करेंगे तो भी वही हाल होगा, उसको भी एमपीएसएसए में डालेंगे। और इंडियन चार्जेस का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इंडियन चार्जेस ऑन 5 का मतलब है जो अगर आप अब्रॉड से ऑब्टेन करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ना कुछ तो खर्च लगता है, तो वो सब इंडियन चार्जेस में आ जाएगा। लेकिन जब आप अब्रॉड से मंगवा रहे हैं तो जो पैसा सप्लायर ने लिया है उसको तो आप एमपीएसएसए में डाल देंगे, लेकिन जो इंडियन चार्जेस है ठीक, उसको आप कंसर्न हेड में डालेंगे, उसको एमपीएसएसए में नहीं डालेंगे। क्लियर हुआ है ना? सर एक बार दोबारा बताइए। जी सर। एक बार दोबारा। हाँ ठीक, दोबारा बता दूं। देखिए कोई भी आइटम अगर आप विदेश से मंगवाते हैं, ठीक है ना, तो विदेश से मंगवाते हैं तो वहां भी तो कोई ना कोई सप्लायर होगा ना। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कि कोई भी आइटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम अब्रॉड, है ना, तो जो आप कोई अब्रॉड से मंगवाया है आपने, तो वहां पे आपने किसको क्रेडिट दिया है? तो आपका वही है मेजर हेड 8658, माइनर हेड 129 और एमपीएसएसए को आपने क्या किया? क्रेडिट किया है, ठीक है। लेकिन कौन सा कॉस्ट? द कॉस्ट डिटरमाइंड वाइड रूल इन अपेंडिक्स 6, ठीक है। अब अपेंडिक्स 6 हम जब देखेंगे तब देख लेंगे, लेकिन इसको आपको विदेश से मंगवाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, विदेश से मंगवाने के लिए कुछ आपने कस्टम ड्यूटी पे की है होगी। कस्टम ड्यूटी सब समझते हैं? हेलो, आयात निर्यात का कर होता है, बिल्कुल सही। तो कस्टम ड्यूटी को इंडियन चार्जेस कहा गया है, समझे। और जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, दैट इज इंडियन चार्जेस, उस पैसे को आप कंसर्न्ड हेड में क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो 8658 वही हेड नहीं ना है। मान लीजिए कि आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, हाउसिंग बिल्डिंग, तो 2216 हुआ ना जी हाउसिंग बिल्डिंग का। हाउसिंग बिल्डिंग का एग्जांपल दें
बेस्ट एग्जांपल है कि हाई कोर्ट जजेज, ठीक है, का बंगलो बनवा रहे हैं, तो ये हाउसिंग बिल्डिंग के एग्जांपल में आ जाएगा। इसका सारा खर्चा 22-16 में बुक होगा, ठीक है। उसमें ऐसा कोई मान लीजिए एक गीजर है, ठीक है, जो विदेश से इंपोर्ट किया गया है, अब गीजर का आपको जो कॉस्ट है, तो फॉरेन का जो सप्लायर है आप उस कॉस्ट को सीधे उस सप्लायर को पेमेंट करेंगे, लेकिन आपने फिलहाल टेम्पोररीली उसको क्रेडिट कहाँ दिया? अगर सप्लायर है, समझे, इसका सप्लायर, तो इस सप्लायर को दिया है टेम्पोररीली 8658000129 MPSSA, ठीक है। लेकिन इसका जो इंडियन चार्जेज है, इंडियन चार्जेज को हम इंडियन टैक्सेस कह देते हैं, ठीक है, एंड अदर, उसको आप करेंगे 2216 में। उसको कहां पे देंगे क्रेडिट? 2216 में। सब क्लियर हुआ? हाँ या ना बताइए। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। हो गया ना? हो गया सर, हो गया। मेरी कहानी मैम, हाँ सर, चलिए। हाँ सर। हाँ, ये तो तब हुआ, सुनिए, ये तो तब हुआ जब ये हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था। अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग डायरेक्ट सप्लाई को देंगे, माने डायरेक्ट टू वर्क, तो उसके लिए अलग से चार्ट बनाया हुआ है। उसको देखने के लिए हम लोग पढ़ेंगे 10.3.11, ठीक है। तो कोई भी एक आदमी इसी चार्ट को समझने के लिए, क्योंकि रिलेट कर सकते हैं हम लोग, 10.3.11 पढ़िए प्लीज। In all cases, material issued direct to a work should as soon as received be brought to account indicated below. बिल्कुल सही, ठीक है। आगे कहाँ से? अब आप देख लीजिए। हाँ, मैं चार्ट में बता दूंगा, चार्ट के लिए आप टेंशन मत लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि जब डायरेक्ट वर्क को इशू करते हैं कोई मटेरियल, ठीक है। अब याद कीजिए, जब कॉन्ट्रैक्टर को इशू करते थे तो डेबिट करते थे कॉन्ट्रैक्टर के अदर ट्रांजेक्शन को, और क्रेडिट करने के लिए इतना आपने चार्ट पढ़ लिया। लेकिन यहाँ तो कॉन्ट्रैक्टर का अदर ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर को तो डेबिट कर नहीं रहे, ठीक। आप डायरेक्ट डेबिट कर रहे हैं किसको? वर्क को, क्योंकि आप डायरेक्ट वर्क को इशू कर रहे हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूं। इन ऑल द केसेस मटेरियल इशू डायरेक्ट टू अ वर्क शुड एज सून एज रिसीव्ड, जैसे रिसीव कर लिया जाएगा, बी ब्रॉट टू अकाउंट एज इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। इसका डेबिट कहां करना है, ये चार्ट के ठीक नीचे लिखा हुआ है। ध्यान से एक बार जरा चार्ट जहां एंड हो रहा है तो ठीक नीचे पहले हम उसको लिख देते हैं, या पढ़िए आप लोग कोई, द फुल वैल्यू पढ़िए जरा एक बार। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेबिट कहां करना है, इसको जरा इसको मिटा देते हैं। ये तो अब हमने कॉस्ट रिसीव डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, नहीं, डेबिट टू कहां करना है, ठीक है, वेयर टू क्रेडिट, हम वो लिख देते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टू वर्क, और डायरेक्ट टू वर्क के लिए जो पारा पढ़ रहे हैं वो है 10.3.11, ठीक है। और डेबिट कहां करना है वो अभी हम लोगों ने देखा नहीं है, तो डेबिट का चार्ट के ठीक नीचे लिखा हुआ है, कहां करना है जरा पढ़िए प्लीज। द फुल वैल्यू क्रेडिटेड टू द हेड कंसर्न्ड should be debit to the work, paragraph 10.3.12, and the quantities enter in the register of material at side account form 3PW form 35. यस, तो याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो एसडीओ को कौन सा फॉर्म मेंटेन करना पड़ता है? 35A, है ना। और जब आप वर्क को देते हैं तब कौन सा फॉर्म मेंटेन करना पड़ता है? CPWA 35, है ना। अच्छा, जब आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्टर लेजर, ठीक है। लेकिन जब आप डायरेक्ट टू वर्क इशू करते हैं तो कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है? रजिस्टर ऑफ मटेरियल एट साइट। इसका नाम क्या है? रजिस्टर ऑफ मटेरियल एट साइट। अब आप कहिएगा कि रजिस्टर ऑफ मटेरियल एट साइट तो CPW 35 है कि नहीं? तो वहां पर CPW 35A मेंटेन कर रहे थे। भैया ए जो था वो न्यूमेरिकल अकाउंट था, रजिस्टर नहीं था। याद आ रहा आप लोगों को? जी सर। यस सर, याद आ रहा है ना। तो ये रजिस्टर ऑफ मटेरियल साइट है डायरेक्ट टू वर्क में, और डेबिट किसको करते हैं? वर्क कंसर्न को। तो अब हम फिर से एग्जांपल देते हैं, हमको जज का बंगलो बनाना है, तो अभी हमको जज का बंगलो बनाना, तो डेबिट हम कहां करेंगे? 22-16 में करेंगे कि नहीं?
जी सर। है ना। अब क्रेडिट कहाँ करेंगे, वापस से घूम घाम करके हम लोग पहुंच गए वहीं कि अब क्रेडिट कहाँ करेंगे। अब जरा देखिए, हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्टर वाले चार्ट में क्रेडिट किया था वही वही है कि चेंज है। अब देखिएगा मोटा मोटी वही है, खाली डेबिट चेंज हुआ है। चलिए स्टॉक को कहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, स्टॉक का हेड ऑफ द अकाउंट को। अरे नहीं भैया, स्टॉक को स्टॉक में क्रेडिट हो रहा है, देखिए ना जी, हाँ वही वही वही, हाँ सेम स्टॉक में होगा। सेम टू सेम है, समझे। स्टॉक का क्रेडिट कहाँ कर रहे हैं, स्टॉक में, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ है, ट्रांसफर टू अनदर वर्क, सॉरी ट्रांसफर फ्रॉम अनदर वर्क। अभी क्रेडिट कहाँ कर रहे हैं, वर्क कंसर्न जो उसमें किया था, हाँ या ना। हाँ ये सर सेम ही तो है लगभग है कि नहीं, व्हेन इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो फिर इसमें भी कहाँ क्रेडिट किया था, जहां उसमें क्रेडिट किया था वहां इसमें क्रेडिट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन, हाँ या ना, ठीक है। अब आप देखिए, ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर, सेम टू सेम लिखा हुआ है, समझ गए। ट्रांसफर वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सब हेड स्टोर एडवांस अंडर द बजटेड माइनर हेड 799 सस्पेंस बिलो द फंक्शनल मेजर हेड। सेम टू सेम देखिए जरा, वहां भी है कि नहीं लिखा हुआ उस चार्ट में भी, देखिए तो सेम टू सेम लिखा हुआ है, सेम टू सेम है ना। सप्लायर के मामले में भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, सप्लाई कर बोलिए। सेम ही है, हाँ भाई सेम ही है, कोई अंतर है ही नहीं, हाँ कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है। हाँ अब्रॉड से भी जब खरीद रहे सेम टू सेम है, बताइए। हाँ सर वो भी है सेम ही और इंडियन चार्जेस में भी वही लिखा हुआ है वो एक है कि नहीं। अब हम काहे को लिखें और टाइम बर्बाद करें। तो देखिए बेसिकली अकाउंट्स हमने समझ लिया है, इसका मतलब नहीं कि हम चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यही हमको जानना था, पर्पस ऑफ दिस बुक या पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज टू नो अबाउट वेयर टू डेबिट एंड वेयर टू क्रेडिट। क्लियर है। सर यस सर। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं 10.3.7 में, ठीक है। तो 10.3.7, इससे पहले कि इसको मिटाएं, आप लोग कोई भी एक आदमी 10.3.7 पढ़िए। पढ़िए। The recovery The from a reco- contractor on पढ़िए। the नहीं recovery from नहीं a पढ़ता। contractor the recovery from a contractor on account of cost of material issued by him for use on a work should ordinarily be made by deduction from the first bill, authorizing an advance payment or an account payment to him for the work. Should, however, lump sum recovery is undesirable in any case, the divisional officer may permit the recovery be effected gradually as a material issued to contractors are actually used in construction and item of work which they are used are paid for whether by advance payment or by on account payment. बस बस छोड़ दीजिए। देखिए अभी क्या किया, अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू किया था, ठीक, और उसमें लिखा था कॉस्ट रिकवरेबल। कॉस्ट रिकवरेबल को कहाँ डेबिट करना था, कहाँ क्रेडिट करना था, ओके। और वो रिकवरेबल था ना, एक्चुअल रिकवरी कब करेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है। देखिए आपको एक्चुअल रिकवरी कब करनी है, फर्स्ट बिल में नहीं करनी है, उस बिल में करनी है जो एडवांस पेमेंट दे रहा हो। एडवांस पेमेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। एडवांस पेमेंट के बारे में पढ़ा है कि वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, ठीक है, नॉट मेजर्ड। अगर वर्क डन और मेजर्ड नहीं है, समझ रहे कि नहीं, ऐसी स्थिति में आप इस बिल में से फटाफट रिकवरी कर लीजिए भाई, जितना आपने मटेरियल इशू किया है, समझ गए। या तो एक मामला ये है, ये एक मामला है, इकलौता मामला नहीं है, दूसरा मामला भी है।
मामला क्या है भाई? ऑन अकाउंट पेमेंट, या तो आरए बिल वाले में। ऑन अकाउंट पेमेंट का मतलब आरए बिल होता है। रनिंग बिल ना सर? हाँ, रनिंग अकाउंट बिल, आरए बिल, है ना। आरए बिल का फॉर्म नंबर मुझे कौन बताएगा? सीपीडब्ल्यूए 26 है 26 सर। 20। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, हम लोग को रटना नहीं है, हम लोगों को इतनी बार रिपीट कर लेना है कि अपनी जबान पे चढ़ जाए। क्लियर है? चलिए, तो या तो एडवांस पेमेंट वाले बिल में से, या तो ऑन अकाउंट पेमेंट वाले बिल में से, ठीक है। शुड हाउएवर बी अ लंप सम रिकवरी बी अनडिजायरेबल। एक्चुअल रिकवरी करनी है, लंप सम नहीं, एक्चुअल रिकवरी करनी है, समझे, नॉट लंप सम। अनडिजायरेबल का मतलब हो गया नहीं करनी है, समझ गए। गेस वर्क नहीं चलाना है अपने, जो एक्चुअल में रिकवरी है उसको पक्का पक्का मेजर करना है, उसके बाद रिकवरी करनी है, समझ गए। आगे लिखता है द डिविजनल ऑफिसर में परमिट द रिकवरी टू बी इफेक्टेड ग्रेजुअली। हाँ, ये बात सही है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में रिकवरी कर लेनी। मान लीजिए मटेरियल बहुत सारे इसके ऊपर गिरा दिया गया है, और मान लीजिए कि मटेरियल है 5 लाख का, ठीक है, और उसने जो काम किया है वर्क डन एंड मेजर्ड वाला, यानी कि ऑन अकाउंट पेमेंट जो पहला वाला आया है वो 5 लाख का आया है, 5 लाख का बिल है। अब 5 लाख का बिल में आप पूरा का पूरा रिकवरी कर लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना जी। एक्चुअल रिकवरी का मतलब है 5 लाख के बिल में जितना आपका कंज्यूम हुआ है, तो मान लीजिए 2.5 लाख का माल कंज्यूम हुआ है, तो आप 2.5 लाख ना रिकवरी कीजिएगा, समझ गए। अगर ग्रेजुअल रिकवरी के लिए अच्छा 2.5 लाख का माल कंज्यूम हुआ है, तो ये भी अलाउ किया जा सकता है कि 2.5 लाख की जगह 2 लाख की रिकवरी कीजिए। ग्रेजुअल रिकवरी करनी है, ऐसा भी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपया भी ना मिले और आगे से वो काम बंद कर दे, समझ गए। तो ये है, लेकिन ये हर एक केस में नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वो भी डिविजनल ऑफिसर इसके लिए परमिशन देते हैं, राइट। डिविजनल ऑफिसर का मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो ग्रेजुअल रिकवरी के लिए परमिशन देते हैं as a material issued to the contractor actually used in construction, जो कि एक्चुअल में यूज होना चाहिए, in item of work in which they are used are paid, और whether by an advance payment or by an account payment, ठीक है। या तो उनको पेमेंट कर दिया गया एडवांस के तौर पे, या तो ऑन अकाउंट के तौर पे पेमेंट कर दिया गया है। मटेरियल जो इशू किया गया एक्चुअल में यूज होना चाहिए, और यूज होने के बाद में उस तरीके से ग्रेजुअल उसमें रिकवरी की जाती है, राइट। 10.3.8 आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि मटेरियल के लिए 35A एक न्यूमेरिकल अकाउंट बनाते हैं, एसडीओ बनाते हैं। क्यों बनाया जाता है ये आपको पता है। अभी एक जो मामला आया है वो है 10.3.9 रिटर्न ऑफ सरप्लस मटेरियल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10.3.9 आप लोग देखिए। इससे पहले कि आप लोग को ये पता हो कि 10.3.9 हम लोग पढ़ रहे हैं पैराग्राफ के हिसाब से, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं कि रिटर्न ऑफ सरप्लस मटेरियल क्या होता है। देखिए, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत ही टू द पॉइंट होकर के एकदम से आपने कैलकुलेट करके, यहाँ जो ऊपर में वर्ड लिखा हुआ है कि आपको जो देना है मटेरियल, तो वो कैसे कैसे लिखा होता है, रेगुलेटेड स्केल पर, रिस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ था, रेगुलेटेड स्केल, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल, ठीक है। आपको इन दोनों ही बेस पे मटेरियल इशू करना था, और उसके बावजूद कि आपने रेगुलेटेड स्केल और रिस्ट्रिक्टेड टू एक्चुअल मटेरियल इशू किया है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो मटेरियल 100% कंज्यूम ना हो। 100 आइटम इशू किया था, 98 कंज्यूम हो, 99 कंज्यूम हो। एक आइटम भी अगर आपका रिटर्न होता है तो उसको सरप्लस मटेरियल कहा जाता है, समझे। आउट ऑफ 100, ठीक है, 99 कंज्यूम्ड, ठीक है, इफ तो 1 रिटर्न। ये जो 1 रिटर्न होता है ना, ये सरप्लस मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 रिटर्न हो रहा है, इसके बारे में 2-3 कंडीशन बन सकते हैं। पहला कंडीशन, हम रिटर्न लें कि ना लें, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी मतलब हम डिवीजन है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कि हम रिटर्न लें कि ना लें, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम रिटर्न नहीं ले सकते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, पन्ना पलटिए और देखिए कि हम रिटर्न नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है।
इसी में लिखा हुआ है कि हम चाहे तो रिटर्न ना भी ले सकते हैं। लिखा हुआ है वांट टू प्रोक्योर इंजीनियरिंग चार्ज। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको कहाँ लिखा हुआ है। हम इसको आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कहाँ लिखा हुआ है। कहने का मतलब इसमें लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में जो बहुत बड़ा है कि हम चाहे तो रिटर्न ना भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर रिटर्न लेते हैं तो कहाँ लेंगे, स्टॉक में लेंगे कि दूसरे साइट पे हमारा जो काम चल रहा है वहां पे लेंगे, ये भी हम ही तय करेंगे। तीसरी बात, रिटर्न जब होगा तो कौन से रेट पे हम लेंगे, ये भी हम तय करेंगे। हम मतलब कॉन्ट्रैक्टर नहीं तय करेगा। और मजेदार बात क्या है पता है आपको कि हम जब आइटम देते हैं तो उसमें स्टोरेज चार्ज इंक्लूड होता है, लेकिन जब हम आइटम लेते हैं तो स्टोरेज चार्ज इंक्लूड नहीं होता है। वजह सुन लीजिए, आइटम मान लीजिए कि हमने प्रोक्योर किया था मार्केट से 350 रुपए का पर बोरी सीमेंट, और हमारा स्टोरेज चार्ज का मतलब हमने बिजली का बिल जलाया, हमने उसमें पानी का जलाया, हमने उसमें वो पेस्ट कंट्रोल के लिए हमने केमिकल का छिड़काव किया। सुपरविजन चार्जेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोरेज चार्जेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोरेज चार्जेस में हमने मान लीजिए कि पर बोरी 10 रुपए खर्च किए या 20 रुपए खर्च किए। अब 350 की बोरी हमने 370 में इशू की थी। जब वो लौटा रहा होगा तो वो 370 रुपए हमसे वापस नहीं मांग सकेगा, वो हमसे केवल 350 रुपए का ही अधिकारी होगा, और वो भी हम तय करेंगे। दूसरी बात, पहला कंडीशन तो ये है कि हम स्टोरेज चार्जेस उसको पे नहीं करेंगे। नंबर बात 2 कि वो जो आइटम रिटर्न हो रहा है वो किस कंडीशन में है, क्या वो 100% पेबल कंडीशन में है। सीमेंट की बोरी जम गई, खराब हो गई, मान लीजिए कि कोई टूल्स एंड प्लांट्स है वो बेकार हो गया, टूट गया, ठीक, रिपेयर कंडीशन में है, या कोई रॉड है उसमें जंग लग गई, तो आप इंजीनियर इंचार्ज जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो आइटम हमको रिटर्न मिल रहा है वो 100% पेमेंट की कंडीशन में है, कि हमको इसमें टाइम बाउंड के बाद में जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उसको लगाना जरूरी है। और अगर इंजीनियर इंचार्ज को लगता है कि इसमें डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में उसका जो एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगा हम केवल वही उसको रिटर्न करेंगे। तब मामला आप लोग को समझ में आ रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए। नहीं समझ में आया? आया सर इसमें आया ना? ठीक है। 2-3 बातें इस पैराग्राफ में और कही गई हैं, वो क्या क्या कही गई है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि जब तक हम उसको अपने स्टॉक में नहीं ले लेते हैं, चाहे वो सरप्लस मटेरियल है, आई एम टेलिंग यू अगेन, जब तक हम उसको स्टॉक में नहीं लेते हैं तब तक वो कॉन्ट्रैक्टर की कस्टडी में रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उसका मालिक नहीं हो जाता है कि वो, चूंकि ये आइटम मटेरियल यहाँ नहीं लगा, मान लीजिए कि 100 इशू किया गया था, 99 कंज्यूम हुआ, समझे, एक कंज्यूम नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर उसका मालिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, कि उसको वो कहीं और जाकर के दूसरे काम में लगा दे, मार्केट में सेल आउट कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्टर केवल ट्रस्टी है, द ऑनर विल बी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल डिसाइड वेयर इट शुड गो और वेयर नॉट। समझ गए? तो ये पहला कंडीशन लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटरशिप जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। दूसरा जो लिखा हुआ है तो ये क्या है, लिखा हुआ है एनी सच स्टोर मटेरियल रिमेनिंग अनयूज्ड शैल बी रिटर्न्ड टू इंजीनियर इंचार्ज एट अ प्लेस डायरेक्टेड बाय हिम। इंजीनियर इंचार्ज जहां डायरेक्ट करेगा उसको वहां डालना होगा। इफ बाय अ नोटिस डिसाइडेड नॉट टू टेक बैक द स्टोर्स मटेरियल द कॉन्ट्रैक्टर शैल हैव नो क्लेम। यही मैं बोल रहा था जो मुझे नहीं मिल रहा था, समझ गए? कि अगर इंजीनियर इंचार्ज को ये लगता है कि नहीं हम ये मटेरियल रिसीव बैक नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर का कोई क्लेम नहीं बनता कि आपको ये वापस लेना ही पड़ेगा। अगर हमने कह दिया, हाँ, उसके बाद अगर हमने उसको लिखित में दे दिया कि हम इस मटेरियल को रिसीव नहीं करेंगे, तो वो चाहे तो दूसरी जगह पे लगा सकता है, मार्केट में उसको बेच सकता है, कबाड़ में बेच सकता है। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि हम नहीं लेंगे तो दावा नहीं कर सकते लेबे करो, ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? इंजीनियर इंचार्ज, ही विल डिसाइड, राइट। आगे क्या लिख रहा है? ऑन बीइंग रिक्वायर्ड द रिटर्न stores material, the contractor shall hand over the stores material on being paid or credited such price as the engineer in charge shall determine। मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि किस कीमत पे वो वापस करेगा, रिटर्न करेगा, उसकी कीमत का डिटर्मिनेशन भी इंजीनियर इन चार्ज ही करेंगे। ठीक है, आगे लिखता है
कि एक्सक्लूडिंग स्टोरेज चार्ज, वो भी मैंने आप लोग को बता दिया कि स्टोरेज चार्ज एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। इफ एनी लेस डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिटोरिएशन और डैमेज, ये भी मैंने आप लोग को बताया है कि डिटोरिएशन और डैमेज को वहां पे काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में हम उसको तेल लेने भेज सकते हैं, ठीक। पन्ना पलटिए और 10.3.10 के ठीक ऊपर में जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैं आपको बताता हूँ। सरप्लस मटेरियल विच वर ओरिजिनली प्रोक्योर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, सरप्लस मटेरियल जो कि पहले कॉन्ट्रैक्टर के लिए ओरिजिनली प्रोक्योर किया गया था, मार्केट से खरीदा गया था, उसके बारे में भी वही रूल लागू होता है जो रूल हम अगर स्टॉक से देते तो लागू पड़ता। समझ गए? म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लिखा हुआ होगा इसके नीचे, नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं। और देमसेल्फ कैन ऑल्सो बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद भी परचेज करता है तो भी हम लोग गवर्नमेंट के तौर पर उसको ले सकते हैं इफ रिक्वायर्ड फॉर यूज ऑन अनदर वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमारे किसी दूसरे काम में प्रोग्रेस में जो काम चल रहा है वहां पे वो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो ओनली ऑन स्पेशल अग्रीमेंट, लेकिन उसके लिए हम उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पैसे से कोई मटेरियल खरीदा है तो हम उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो किस कीमत पे हमको वापस देगा। हाँ, स्टॉक से खरीदा होता तो हम मजबूर कर सकते थे, स्टॉक से लिया होता तो। लेकिन अगर उसने अपने से मार्केट से खरीदा है तो फिर हम उसके साथ में फ्रेश एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। स्पेशल अग्रीमेंट, सॉरी स्पेशल अरेंजमेंट एंड एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट, उस मार्केट रेट के हिसाब से हम उससे परचेज करेंगे। एट विच द आर्टिकल और आर्टिकल्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन कैन बी प्रोक्योर्ड एट अ गिवन टाइम एट द स्टोर्स गो डाउन। तो ऐसा करने की जरूरत क्या है भाई, मार्केट में मिल ही रहा है। भाई साहब ऐसा करने की जरूरत इसलिए क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड रहता है ना, और हमारा साइट कई बार बहुत दूर रहता है, तो एक साइट से दूसरी साइट में नजदीकी हो सकती है, क्योंकि एक बड़े से डैम से एक नहर और नहर से कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। तो हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी में अगर कोई एक्सेस मटेरियल बच जाए, एक्सेस चिप बच जाए, सैंड बच जाए, रॉड बच जाए, तो उसको दूसरे वाले में हम डाल सकते हैं, चाहे हमने वो जो दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूटरी उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिया हो, ठीक है। तो ये यहाँ हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना बतलाइए, बोलिए बोलिए। हेलो, चलिए फिर दिस विल बी द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अटेंडिंग माई क्लास। थैंक यू वेरी मच। 12 months और 6 months किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, ये 12 months 50% और 6 months क्या दे नहीं? रखा है? हाँ, जिनका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। द साउंड इज इकोइंग एंड क्वाइट क्या बोलते हैं यार, डिस्टर्बिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड गुड नाइट।